बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 21 निबंध लेखन। अपने मन के भावों या विचारों को क्रमबद्ध विधि से प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाता है। किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने मन में निबंध के विषय की एक रूपरेखा हमें बना लेनी चाहिए। दूसरा, निबंध के आरंभ में विषयों का संक्षिप्त परिचय रोचक ढंग से देना चाहिए और निबंध के मध्य में प्रस्तुत की गई जानकारी क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित होनी चाहिए। निबंध के अंत में विषय का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नंबर 3, अलग विचारों को अलग अनुच्छेद में व्यक्त करना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, लेख स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। पहला है गणतंत्र दिवस। आइए पढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। भारतवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ, परंतु उस समय भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया। तभी से 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पूरे देश के विद्यालयों, कॉलेजों एवं सरकारी कार्यालयों में धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मुख्य समारोह दिल्ली राजपथ पर आयोजित होता है। यहाँ भारत के राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराकर सेनाओं की परेड की सलामी देते हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों, टैंकों, तोपों, मिसाइलों आदि का प्रदर्शन भी किया जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों के बच्चे तथा लोक नर्तक अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसके पश्चात विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां निकाली जाती हैं। सबसे अंत में वायुसेना के विमानों की टुकड़ियां आकाश में करतब दिखाती हैं। गणतंत्र दिवस का त्योहार हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का स्मरण कराता है। निबंध नंबर 2, दशहरा। दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। दशहरे का त्योहार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। दशहरा दीपावली से 20 दिन पहले मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। दशहरे से 15 दिन पहले शहरों व गांवों में जगह जगह रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन हजारों स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े रामलीला देखने जाते हैं। दशहरे के दिन श्री राम, लक्ष्मण तथा वानरों की सेना की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के विशाल पुतले जलाए जाते हैं और लोग श्री राम की जय जयकार करते हैं। पश्चिम बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। मूर्तिकार दुर्गा माँ की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। लोग पंचमी से नवमी तक दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और दशहरे के दिन देवी दुर्गा की मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर देते हैं। दशहरा त्योहार सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। तीसरा निबंध आता है हमारा वर्षा ऋतु। हमारे देश में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। इस ऋतु में पानी खूब बरसता है, चारों ओर पानी और कीचड़ हो जाता है। पक्के फर्श कीचड़ से बचे रहते हैं। गर्मी के कारण जो घास सूख जाती है वो वर्षा से फिर हरी होने लगती है। केंचुए, सांप आदि इन दिनों में बहुत दिखाई देते हैं और तालाबों पर मेंढक तैराते हैं। ओके, पानी बरसने से खेतों में अन्न होता है। अन्न खाकर हम जीवित रहते हैं। वर्षा होती देखकर किसानों को बड़ा हर्ष यानी कि बहुत खुशी होती है। वर्षा के दिनों में काले काले बादल आकाश में छा जाते हैं। यही आज भी हुआ। विद्यालय से लौटते समय विराट वर्षा में भीग गया था। झटपट कपड़े बदलकर वो पिताजी के पास पहुंचा। उसने पिताजी से प्रश्न किया कि पिताजी, आसमान से पानी क्यों बरसता है? ये पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? तो पिताजी विराट को रसोई घर में ले गए। वहां चूल्हे पर रखी केतली में पानी उबल रहा था। केतली के मुंह से वाष्प निकलकर ऊपर रही थी। वाष्प मतलब भाप जो निकलती है। पिताजी बोले, जिस प्रकार इस केतली का पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है, उसी प्रकार धरती का जल सूर्य की गर्मी पाकर वाष्प में बदल जाता है। वाष्प वायु से हल्की होती है। भाप जो है वो बहुत हल्की होती है। इस कारण ऊपर उठकर आकाश में चली जाती है। आसमान में ठंड होती है। ठंड पाकर वाष्प बहुत सी नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। फिर पिताजी ने ठंडे पानी का गिलास लेकर
वाष्प के पास रखा, थोड़ी देर में उससे जल की बूंदें टपकने लगी। तो पिताजी बोले कि जिस प्रकार गिलास से पानी टपक रहा है इसी प्रकार वर्षा होती है। अगला निबंध है हमारा गाय। दूध देने वाले चौपायों में गाय प्रमुख पशु है। हिंदुओं में गाय को पूजनीय माना जाता है। इसका दूध माता के दूध समान गुणकारी होता है, इसलिए इसे गौ माता भी कहते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, इसके 2 लंबे कान और 2 आंखें होती हैं। इसकी एक लंबी पूंछ होती है, इससे मक्खी मच्छर आदि को अपने शरीर से उड़ाती रहती है। गाय काली, लाल, उजली, चितकबरी आदि कई रंगों की होती है। गाय घास, भूसा, खली, भूसी, अनाज इत्यादि खाती है। हरी हरी घास इसे बहुत अच्छी लगती है और भोजन के बाद गाय जुगाली करती है। जुगाली करने से गाय का भोजन पच जाता है। ये बहुत सरल, शांत और सीधी सादी होती हो। ये अपने बछड़े को की बहुत प्यार से देखभाल करती है। ठीक है, गाय सबसे लाभदायक पशु है। मनुष्य को इससे बहुत लाभ है। यह हमें दूध देती है। इसके दूध से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। गाय का दूध औषधि के समान होता है। गाय का मल मूत्र भी उपयोगी होता है। इसके गोबर की खाद खेतों के लिए लाभदायक होती है। गाय का मूत्र कई रोगों में काम आता है और गाय के गोबर को सुखाकर उपले बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और उनसे खाना भी बनता है। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बन जाते हैं। वे किसान के बड़े सहायक होते हैं। बैलों से खेतों में जुताई होती है, वो बैलगाड़ी से सामान ढोया जाता है। गाय संसार के सब लोगों के लिए लाभदायक है, परंतु हिंदुओं के लिए गाय का धार्मिक महत्व भी है। कर्म कांड में गाय के दान का यानी कि गोदान का बड़ा महत्व माना गया है। निबंध नंबर 5, प्रदूषण। आधुनिक युग में 4 प्रकार के प्रदूषण अधिक पैर पसारे हुए हैं। ये प्रदूषण है भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों को जीने के लाले पड़ जाएंगे, मतलब वो जी नहीं पाएंगे। ठीक है, वायु के बाद जीवन की दूसरी अनिवार्य आवश्यकता है पानी, और आज पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, जबकि सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। बढ़ती हुई आबादी से और बड़े बड़े नगर बस गए हैं। बड़े बड़े नगरों में मल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियां निकाली गई हैं जो नदियों में गिरती है। कारखानों से लगातार निकलते कचरे के कारण नदियों या जलाशयों का जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। खुली भूमि पर कूड़ा कचरा डाला जा रहा है। इन कचरों में अनेक प्रकार के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने बहुत अधिक धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु दूषित हो जाती है। इस प्रकार आज भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि सांस की अधिकतर बीमारियां हवा की गंदगी के कारण फैलती हैं और पेट की बीमारियां अशुद्ध जल के कारण होती हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छ वायु और जल दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलयान और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, साथ ही शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हम स्वयं भी काफी सहयोग दे सकते हैं। यह कार्य हमें 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला ये कि गंदगी ना फैलाएं और दूसरा ये कि जहां गंदगी हो उसे साफ करने में सहायता करें। अपने आसपास की नालियों में कूड़ा कचरा ना डालें, खुले स्थानों पर मलमूत्र का त्याग ना करें और दूसरा अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और प्रदूषण रोकने में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सारे निबंध हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जो आपको खुद इनका अभ्यास करना है घर पे। तो आशा करती हूँ ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।